मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं मुझे कॉमर्स लॉजी के ऑफिशियल पेज पर। उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। नोट्स जो है वो भी इंस्टाग्राम के पेज पर है, तो आप वहां जाइए और नोट्स वहां से लीजिए और आराम से पढ़िए। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, डिमांड, सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, आप लोगों ने 12th में भी किया हुआ है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इजी है। ट्रस्ट भी स्टूडेंट्स, ये बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। तो अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ जिससे कि आपको डिमांड और सप्लाई आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं आप लोग गए एक मार्केट प्लेस में और वहां पर आपको एक 1500 का ड्रेस समझ में आ गया, ओके, और आपका वो ड्रेस लेने का मन कर गया, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 है। तो अब हम जब बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, तो ये 15,000 की ड्रेस जो वो दे रहा है बाय सेलर, वो उसकी सप्लाई है, वो आपको सप्लाई कर रहा है। उसके बाद आपका लेने का मन कर गया, वो आपकी डिजायर है। देन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है, ये आपकी मनी पावर है। तो इसलिए आपकी डिजायर तो 1500 की है, पर आपके पास सिर्फ अभी 1000 है, तो इसलिए आप वो नहीं ले सकते, तो वो आपकी सिर्फ डिजायर हो गई। जब आपके पास और 500 रुपीज होंगे तो वो हो जाएगी आपकी डिमांड। देखिए, तो डिमांड विल बी क्रिएटेड एट 1000, बट अब सप्लायर कह रहा है कि मैं 1000 में नहीं दूंगा, मैं 1500 में ही दूंगा। इसलिए हमने अब पता चला हमें कि डिमांड इज इक्वल्स टू विलिंगनेस टू पे, यानी कि डिजायर मतलब आपकी चाहत, आप चाहते हैं उस पर खर्चा करना, प्लस एबिलिटी टू पे मतलब आपके पास उतने पैसे हैं कि आप खर्चा कर सकें। तो ये हम अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई आर टू मेन फोर्सेस ऑफ अ मार्केट। मार्केट बनती ही डिमांड एंड सप्लाई से है, और जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर जाए वो होता है प्राइस। देखिए, प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. It helps us to arrive at an equilibrium price and quantity of output which best satisfies the consumer and provides maximum profit to producer. तो हिंदी में आपको बताती हूँ कि ये हमें अराइव करने में हेल्प करता है कि इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई जो दोनों फोर्सेस हैं, ये हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ये दोनों निकालने में हेल्प करता है, जिससे कि कंज्यूमर जो हमारा उपभोक्ता है वो, साथ में प्रोड्यूसर जो कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, वो दोनों की नीड्स सेटिस्फाई हो। अब आगे देखते हैं कि क्या है। डिमांड रेफर्स टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिजायर्ड बाय बायर्स, बट डिजायर ओनली इंक्लूड्स द विश। एबिलिटी टू पे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये अब आपने देखा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इजी सा है, कुछ ऐसा वो नहीं है मुश्किल। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी राइजेस। ये आप अपने दोनों हैंड से समझिए। अगर आपका एक हाथ ऊपर जाएगा तो दूसरा हाथ नीचे जाएगा। सपोजिटली ये वाला हाथ आपका प्राइस है, अब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है क्वांटिटी नीचे जाएगी। इसके पीछे की रीजनिंग समझिए। इसके पीछे की जो रीजनिंग है वो कोई ज्यादा मुश्किल रीजनिंग नहीं है, वो बहुत आसान रीजनिंग है। और वो ये है कि आप अगर आज मार्केट में जा रहे हैं और आपको पहले जो कोक मिलती थी, वो एक पेट बॉटल जो होती है, जो 250 मिलीलीटर की होती है, वो आपको पहले 30 रुपीज की मिलती थी, पर अब प्राइस बढ़ गया है और वो 30 रुपीज 35 हो गया है। तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब पहले अगर आप ले रहे थे कि पेट बॉटल लेने में जब 30 में थी, तब आप 4 बॉटल ले लेते थे, आप और आपके फ्रेंड्स 4 बॉटल पीते थे। अब जब वो 40 की हो गई है तो आपने कहा नहीं, 4 बॉटल बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो इसलिए हम 3 बोतलें लेंगे। फिर उसके बाद उस थोड़े टाइम बाद जब आप गए तो वो प्राइस हो गया 50। तो और जब 10 रुपए बढ़ गया तो आपने कहा नहीं, अब हम 3 भी नहीं 2 लेंगे। ऐसे करके आपकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि आपके पास पैसे तो उतने हैं ना, पैसे तो आपके पास नहीं बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए हर चीज को कांस्टेंट रखते हुए, इसमें यही है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसको कांस्टेंट रखा गया है। सारी चीज, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो, कि मतलब कंज्यूमर की इनकम, वही मैंने आपको बताया, पैसे तो आपके पास नहीं बढ़ रहे, मम्मा पापा उतने ही पैसे देंगे। देन कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की आपको कोक ही पीनी है, आपका ऐसा नहीं हुआ है कि कोक से आप लिम्का पर आ गए हो। नो चेंज इन फैशन। अब फैशन चेंज ये है कि ये कपड़ों के लिए ज्यादा है, कोक के लिए इतना नहीं है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब लिम्का का प्राइस उतना का उतना ही है, अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो लिम्का का प्राइस कोई वो नहीं हुआ है, कोक लिम्का का उतना ही है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेजेस। आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में कोक की शॉर्टेज हो जाएगी, इसलिए भी आप ज्यादा नहीं लेंगे। देन जो साइज, एज, कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, ये यही है कि आप वही 4 फ्रेंड्स ही हो जिन्होंने कोक पीनी। आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप है उसमें किसी की एडिशन नहीं हुई है। देन अगर हम बात करें रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, तो अभी भी ये मान के चलते हैं हम कि अभी भी मार्केट में कोक और लिम्का ही है, मिरिंडा अभी नहीं आई। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, अभी भी जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं आया है, जैसे कि सपोजिटली अभी हमने देखा था कि पबजी बैन हो गया था अचानक से, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि कोक बैन हो गई हो या कुछ। तो इसलिए भी उसकी आपकी जो वो है डिमांड वो उससे नहीं होगी इफेक्ट। नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, कि ये वेदर कंडीशन ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब में होता है, क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स खराब वेदर में, जब वेदर ज्यादा गर्मी का होता है तब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, सर्दी में थोड़े ज्यादा चलते हैं, वो चीज नहीं हुई है। तो ये कोक के लिए ज्यादा नहीं है, कोक के लिए थोड़ा सा कम होता है, ये ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है। पेरिशेबल गुड्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क ये सब आता है। देन आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इसके सिर्फ 4 एक्सेप्शन होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है याद करना। इसमें कुछ नहीं है ऐसा इतना डिफिकल्ट, आपको बस ध्यान से सुनना है। तो गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी हम समझते हैं कि ये इंफीरियर क्वालिटी के हैं। जैसे कि बाजरा हो गया, हमें लगता है कि बाजरा वीट से इंफीरियर क्वालिटी का है, इसलिए अगर बाजरा का प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, अगर बाजरा का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी बढ़ेगी। मतलब लोगों को ये लगता है कि ये जो सामान है, इस सामान की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो जो है कि उसके हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड इस पे अप्लाई नहीं करता। देन अगर हम बात करें आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, स्नॉब अपील मतलब जो बहुत एक्सपेंसिव सामान होता है, या जो महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गाड़ी, ये सब होती है। अब वही ये, अब ये देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा याद करना। गिफन गुड्स की क्वालिटी खराब समझते हैं लोग, इसलिए उसको नहीं लेते। पर यहीं पर अगर आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील देखें तो इनकी क्वालिटी को लोग बहुत अच्छा समझते हैं। लोगों को लगता है कि आईफोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, या अगर लुई विटॉन का कोई बैग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए उसको लेते हैं लोग। तो ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ कवर हो गए। देन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब कि जब अगर सपोज आपने गोल्ड लेना है, इसलिए कि मैं आज लेके जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब मैं इसको वापस बेच दूं, तो वो उसमें आप डिमांड का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, आप सोच के चल रहे हो कि आज गोल्ड 40,000 का है, मैं इसको लूंगा 10 ग्राम, तो फिर कल मेरा गोल्ड 50,000 का बिकेगा, तो इसलिए वो स्पेक्यूलेशन की बात हो गई। देन अगर हम बात करें कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस और इल्यूजन, कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें लगता है कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, असलियत में वो प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है। तो उसमें भी
लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। अब जब हमने लॉ ऑफ डिमांड कर लिया है तो अब हम वापस चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई बहुत ही ज्यादा आसान है। लॉ द क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें पहले हम जो कुछ चीजें होती है टर्मिनोलॉजीज वो समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की। तो क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस। मतलब क्वांटिटी सप्लाइड वो अमाउंट ऑफ गुड्स है जो प्रोड्यूसर देना देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। सप्लाई मीन्स, अब सप्लाई क्या है? सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो सप्लाई जो है वो एक शेड्यूल होता है पॉसिबल प्राइसेस और अमाउंट्स का जो एक पर्टिकुलर प्राइस पर सोल्ड होगा। अब हम लॉ ऑफ सप्लाई के पास, तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी। ये देखिए, जो डिमांड थी, डिमांड में प्राइस और सप्लाई का, डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स वो था रिलेशनशिप। सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एकदम सेम है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। देन हम आते हैं कि इसमें क्या क्या जो assumptions होती हैं हम लेके चलते हैं। पहली assumption जो हम लेके चलते हैं वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो स्टूडेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप की टेक्नोलॉजी है कोई चीज बनाने की, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल फोन्स का इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा। सपोजिटली अगर अभी मार्केट में एक एंड्रॉइड 16 चल रहा है, मान के चलते हैं मार्केट में एंड्रॉइड 16 चल रहा है, ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम मान के चलते हैं कि वो एंड्रॉइड अभी अपग्रेड नहीं हुआ है, वो वही चल रहा है। देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर हम फोन की बात करें तो फोन में चिप लगती है, रैम लगती है, रोम लगता है, स्क्रीन लगता है, बैक का मेटल वो लगता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि उन सब का प्राइस भी सेम है, उन सब का प्राइस भी नहीं बदला है स्टूडेंट। देन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फर्म्स की, तो नंबर ऑफ फर्म्स भी हम मान के चल रहे हैं सेम है। जैसे कि अभी हमारे पास Xiaomi है, रेडमी है, वन प्लस है, एप्पल है, ये सारी है कंपनीज। तो हम मान के चल रहे हैं कि यही कंपनी है, इसमें से कोई कंपनी कम नहीं हुई, कोई कंपनी, एक नई कंपनी नहीं आई। गोल्स ऑफ द फर्म, एक ये जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये एक पर्टिकुलर, सपोजिटली जैसे कि जो एप्पल है, एप्पल का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यही अगर हम Xiaomi रेडमी की बात करें जो बजट फोन होते हैं, इनका होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो हम मान के चल रहे हैं कि इनके गोल्स नहीं चेंज हुए हैं। एप्पल अभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही कर रहा है और Xiaomi रेडमी अभी भी सेल्स मैक्सिमाइजेशन ही कर रहे हैं। Xiaomi रेडमी अचानक से एक 60,000 का या फिर 1 लाख का फोन नहीं निकालने वाले। देन सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, सेलर को यानी कि एप्पल को या Xiaomi रेडमी को नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं उनमें कोई चेंज आएगा। उन्हें लग रहा है कि अभी अगर हमारा फोन, जैसे Xiaomi का फोन 15,000 के ब्रैकेट में बिक रहा है, तो आने वाले टाइम में भी वो 15,000 के टाइम में ही बिकेगा, वो 1 लाख में नहीं बिकेगा। और एप्पल को ऐसा नहीं लग रहा कि उसका 1 लाख का फोन 2 लाख में बिक जाएगा या 1 लाख का फोन 15,000 में बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। देन नो चेंज इन टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसमें जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, वो हमारा सेम है। मान के चल रहे हैं कि मोबाइल फोन पर जो 18% का जीएसटी लगता है वो अभी भी 18% का ही है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अब ये अदर गुड्स आ गए कि मोबाइल फोन का जो वो हो सकता है कि टैबलेट्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टैबलेट्स अभी भी उतने के उतने ही हैं। लोग, ऐसा नहीं है कि टैबलेट सस्ते हो जाएंगे और लोग टैबलेट्स पे स्विच कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो ये बात है। देन हम ये देखिए, ये जो इसका डायग्राम है, ये डायग्राम बता रहा है ये आ रही है सप्लाई और ये अब मार्केट
सप्लाई और मार्केट डिमांड है, और ये मार्केट इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। एंड ये जो है ये क्वांटिटी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो यहाँ पर ये है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा, और ये सप्लाई और डिमांड होगी। तो जहां पर ये मीट करते हैं वहां आता है हमारा इक्विलिब्रियम, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व की। जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसमें कैसे टाइप के चेंजेस आते हैं। तो डिमांड कर्व में आते हैं टू टाइप के चेंजेस। पहला मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दूसरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो जब हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है तो या तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन या फिर वो होता है एक्सपेंशन। अगर हम शिफ्ट की बात करें तो या तो वो होगा इंक्रीज या फिर वो होगा डिक्रीज। अब ये होते क्यों? जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है तो वो होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पर जब इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो होती है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बहुत आसान है ये समझना। लाइक द थिंग इज कि जो जब हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, तो वो हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बात की गई है यहाँ पर जब हमारा प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो है एक्सपेंशन, जो कि है ये। देन अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड कम। ये देखिए यहाँ पर टेबल, ये इस ग्राफ से समझिए कि ये जो हमारा है ये है हमारा डिमांड कर्व। देन ये हमारी Q1 जो है वो है पहले की क्वांटिटी, सॉरी Q1 पहले की क्वांटिटी नहीं है, हमारी Q0 और P0 जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस है। अगर हमारी होती है एक्सपेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, तो ये देखिए ये इधर आ जाएगा। जब हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वो Q1 है, जब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो Q2 है, जब हमारा प्राइस बढ़ जाएगा तो वो P1 है, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो वो P2 है। देन हम बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज में देखिए, ये देखिए चेंज इन टेस्ट, ये एक है। ये तब हो सकता है जब पहले आपको कोक पसंद थी पर अब आपको कोक नहीं, आपको लिम्का पसंद है। इनकम, इनकम में अगर चेंज आएगा तो मैंने आपको बताया कि इनकम इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे बात हो रही है सब्स्टिट्यूट की। जब हम बात करेंगे ना सब्स्टिट्यूट की स्टूडेंट्स, तब आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेना है और वो है टी एंड कॉफी। बहुत ज्यादा आसान होता है समझना टी एंड कॉफी से। तो समझिए, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग पहले कॉफी पीते थे वो शिफ्ट हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि हम टी पी लेते हैं, क्योंकि किसी को भी अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना, सबको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है। इसलिए फिर अगर कॉफी की प्राइस कम हो गई तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। वो कहेंगे कि अब कॉफी की प्राइस कम हो गई है तो हम कॉफी पीते हैं, हम टी क्यों पिए। देन हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि रिलेटेबल गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बहुत इजी एग्जांपल है ब्रेड बटर, या स्टूडेंट्स हम रोज की लाइफ में जो भी, ये एग्जांपल यूजुअली आप वही लीजिए समझने के लिए जो रोज की लाइफ में आप यूज करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर रोज हम खाते हैं, कॉफी टी रोज पीते हैं, तो वो आसान हो जाता है समझना। अब अगर हम इसकी बात करें चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेटेड गुड्स, तो अगर बटर का प्राइस बढ़ेगा
तो ब्रेड की डिमांड कम होगी, बिकॉज लोग ये सोचेंगे कि लोगों के दिमाग में ये साइकोलॉजी रहेगी कि बटर का प्राइस बढ़ गया है तो हम ब्रेड पर लगाएंगे क्या, इसलिए हमने ब्रेड भी नहीं ली। और अगर बटर का प्राइस कम होगा तो ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी। अब यही हो गया कि इसका जो है वो है डायरेक्ट, और अगर हम यहाँ बात करें तो वो है इनवर्स रिलेशनशिप। ये यहाँ पर ग्राफ है इंक्रीज डिक्रीज वाला कि ये डिमांड 1 है, अगर डिमांड कम होगी तो डिक्रीज, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो इंक्रीज। देन अब हम आते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व के ऊपर। तो चेंज इन सप्लाई कर्व में भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इंक्रीज डिक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है ड्यू टू प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज वही फैक्टर। ये देखिए ये यहाँ तक सुनने सब सेम है। अगर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रही है, तो वही डिमांड वाला एकदम सेम है। बट जब हम नीचे जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की वजह से। ये देखिए यहाँ पर ये हो रही है एक्सपेंशन, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हो रही है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? चेंज इन रिसोर्स और रॉ मटेरियल प्राइस। मैंने भी आपको बताया था कि जो फोन में जो स्क्रीन है, सपोज अगर फोन बनाने वाली कंपनीज अपना प्राइस क्यों बढ़ाएंगी, तभी बढ़ाएंगी ना जब स्क्रीन बढ़ जाए, जो स्क्रीन उसमें लगता है वो महंगा हो जाएगा, तो इसलिए उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज उनके पास तो बजट तो उतना ही है प्रोडक्शन के लिए। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड 14 के बजाय एंड्रॉयड 16 आ गया, एंड अब लोग सोच रहे हैं कि जो बहुत सारे उनमें से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे छोटे स्केल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो नहीं करना चाह रहे प्रोड्यूस, बिकॉज चेंज इन टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, तो जो एंड्रॉयड 16 लाने के लिए पैसा लगेगा वो उनके पास है नहीं। देन चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, अगर आज के टाइम में शाओमी जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में, अगर आज के टाइम में वो बंद हो जाता है तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि जो एप्पल है या फिर रेडमी है ये अपने प्राइस बढ़ा देंगे, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब अपने प्राइस बढ़ा देंगे। देन हम बात करते हैं इसके कर्व की। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंक्रीज है और यहाँ पर डिक्रीज। जब सप्लाई कम होगी तो ऊपर जाएगा। इसमें ये सप्लाई के कर्व में बहुत बार स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है सप्लाई के कर्व में जब इंक्रीज होगा तो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। ये हमेशा हम सोचते हैं कि टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है वो जो है कि वो है, सॉरी, जब सप्लाई के कर्व में डिक्रीज होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा, इंक्रीज टुवर्ड्स द राइट होगा। हमेशा हम सोच लेते हैं कि ये वाला जो ये ऊपर वाला कर्व है ना, ये ऊपर वाला है इसलिए ये इंक्रीज है, और ये जो ये नीचे है ये डिक्रीज है, पर ऐसा नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो ये जो होती है ये 3 टाइप की होती है, एक है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी, तीसरी है इनकम इलास्टिसिटी। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी की तो वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड कितनी चेंज होगी, ये आता है प्राइस इलास्टिसिटी में। इसके होते हैं 5 काइंड। पहला इलास्टिक, फिर दूसरा इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि मोर इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक, और फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। तो अब हम पहले बात करते हैं इसकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर हल्का सा भी चेंज आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। मतलब हम इसमें हम्म, इसमें एक्चुअली ये जो सिचुएशन होती है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, इसलिए इसमें ज्यादा एग्जांपल्स बनते नहीं है। देन हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक की। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि अगर चेंज आएगा भी
तो भी इसमें डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी, डिमांड वही की वही रहेगी। ये ज्यादातर नेसेसिटीज में होता है कि अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ भी गया तो भी आपको तो मेडिसिन लेनी है, तो ये ज्यादातर नेसेसिटीज के लिए होता है। देन हम बात करें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो ये वो होती है जब डिमांड इज मोर इलास्टिक देन स्मॉल चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज होगा ना, तो डिमांड जो है बहुत सारी ज्यादा चेंज होगी। ये ज्यादातर लग्जरीज के केस में होता है। मतलब अगर आज एसी का प्राइस बढ़ेगा, जो 30,000 से 50,000 हो जाएगा, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज लोग सोचेंगे कि इतना महंगा एसी हमने नहीं लेना। लग्जरीज जो है उसके लिए होता है मोर इलास्टिक, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। उसके बाद जो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है, जैसे कि लेस इलास्टिक, ये होती है जो नॉर्मल हमारी यूजेज की सामान होता है। जैसे कि फैन, फैन का प्राइस अगर बढ़ भी गया तो वो ज्यादा पहला उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो 6,000 से 9,000 होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। दूसरा कि फैन तो हमें लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं हम रह सकते, इसलिए इसकी रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। मतलब कि अगर चेंज आएगा भी तो थोड़ी सी डिमांड कम होगी, ज्यादा डिमांड कम नहीं होगी। उसके बाद होता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा। तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये इसके ग्राफ है। इसमें याद करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, यानी कि इन इलास्टिक, इसमें देखिए ये एक आई बन रहा है, ये एक सिंपल ऐसा आई बन रहा है। और जहां पर हमारी इंफिनिटी है, यानी कि इलास्टिक, ये एक ई बना रहा है, इलास्टिक का ई, इन इलास्टिक का आई। फिर अगर हम बात करें यूनिटरी की, यूनिटरी एक स्ट्रेट लाइन है, और जब जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होगी तो वो ऊपर होगा, और जो नीचे होगी तो वो नीचे होगा। ये इसका आसान तरीका है याद करने का। देन यही सेम सप्लाई के लिए भी होता है। यहाँ डिमांड को रिप्लेस कर सप्लाई लगा दें तो ये सारी सारी चीजें सेम सप्लाई के लिए भी होती हैं। अब हम आगे चलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी सप्लाई के लिए नहीं होती, नॉट फॉर सप्लाई। क्रॉस इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ डिमांड के लिए होती है। इसमें दो टाइप के गुड्स आते हैं, रिलेटेड, अनरिलेटेड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो कि ब्रेड बटर है, और सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी एंड टी। इसका मैंने आपको अभी समझाया, तो इसलिए इसमें दोबारा समझाने का कुछ ऐसा नहीं है। इसमें इलास्टिसिटी जब अगर हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो इसमें सिर्फ इतना आता है कि चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन डिमांड ऑफ वाई, चाहे वो ये हो कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। अब हम आगे चलते हैं इनकम इलास्टिसिटी पे। इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, वही वाली बात है कि बाजरा वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बाजरा और व्हीट का लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो पहले अगर हम बात करें नॉर्मल गुड की, व्हीट एक नॉर्मल गुड है, तो इसलिए अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव है। बाजरा इंफीरियर है, अगर किसी की इनकम बढ़ जाएगी तो वो बाजरा नहीं लेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी बाजरा की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम जानते हैं कि यूनिटी क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिटी इज इक्वल टू 1। जब भी बात होगी यूनिटी की, आपने समझना है दैट इट इज 1, नंबर 1। अब पहले हम बात करते हैं नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो जो ये नेगेटिव डिमांड है ये होती है इंफीरियर गुड्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जीरो डिमांड, ये होती है एसेंशियल गुड्स के लिए। मतलब जब नेगेटिव डिमांड, मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे अगर इनकम बढ़ेगी तो बाजरा की जो उसकी वो है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डिमांड रिक्वायर्ड,
वो कम हो जाएगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं जीरो डिमांड की, तो वो ये है कि अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो भी वो उतना ही कंज्यूम, सपोजिटली एसेंशियल गुड्स में हमारे आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर एक फैमिली एक वीक में 2 kgs ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो इनकम बढ़ने में भी 2 kg ही कंज्यूम करेंगे, वो 10 kg नहीं कंज्यूम करने लग जाएंगे। देन अगर हम बात करें ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, तो ये वाली जो है डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस इन प्रोपोर्शन टू अ राइज इन इनकम। इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है, जो क्लोथ्स होते हैं या शूज होते हैं। मतलब अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो वो क्लोथ्स एंड शूज ज्यादा लेना प्रेफर करेगा। देन अगर यूनिटी है यानी कि वन है न्यूमेरिकल मेजर, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज राइज इन इनकम। ये देखिए, अब ये जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला है, इसमें बहुत हल्का सा फर्क है। वो हल्का सा फर्क ये है कि हाँ, पहले आप लोग अगर 5 सेट ऑफ क्लोथ लेते थे तो इनकम बढ़ने पर आप उसको 7 सेट्स कर सकते हो। पर जब यूनिटी की बात आएगी तब पहले अगर आप 30,000 का एक्सपेंडिचर करते थे और आपकी इनकम 40,000 थी, तो अब जब आपकी इनकम 60,000 है तो आप लोग 50,000 का एक्सपेंडिचर करोगे। मतलब वो 20,000 इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर भी 20,000 ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देन अगर हम बात करें ग्रेटर देन यूनिटी की, डिमांड फॉर कमोडिटीज राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू राइज इन इनकम। इसमें ये है कि जैसे सपोजिटली आपकी इनकम में 20,000 ज्यादा हुआ पर लेकिन आप खर्चा 30,000 का करने लगे, देन ग्रेटर देन यूनिटी आ जाएगा। उसके बाद तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि वेदर सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ टाइम के होते हैं। मतलब अगर हम देखें कि 31 जनवरी 2001 को कितने बच्चे पैदा हुए थे तो वो होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर अगर हम देखें कि 2001 में कितने बच्चे पैदा हुए थे तो वो होगा फ्लो कॉन्सेप्ट। बिकॉज 31 जनवरी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट है। बट अगर हम बात करें 2001 की, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, वो 12 महीने हैं। देन हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डुओपोली। पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। मतलब एकदम अनअकाउंटेबल, होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, सेम टू सेम होते हैं सारे प्रोडक्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है फर्म का एम। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर हम बात करें फ्री एंट्री एग्जिट की, मतलब कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं होती है। देन अगर हम बात करें कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रेफरेंस को नहीं देखा जाता। मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है उसकी कोई वो नहीं होती। तो ये जो होता है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है स्टूडेंट, ये रियलिटी में नहीं होता है। देन हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स तो लार्ज रहते हैं पर हीट्रोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट में बायर्स बहुत सारे हैं, सब यूज करते हैं, और सेलर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं, चाहे वो कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, चाहे फिर वो और भी बहुत सारे हैं, लाइक हद से ज्यादा, दंत कांति जो और वीको वाला। तो ऐसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हाँ इसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहती है। एंट्री और एग्जिट भी फ्री है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। कंज्यूमर प्रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट। लाइक जो ये टूथपेस्ट में करते रहते हैं ना, आपकी टूथपेस्ट पे नमक है या फिर टूथपेस्ट आयुर्वेदिक वाली, तो ये कंज्यूमर प्रेफरेंस है। कंज्यूमर अगर आयुर्वेदिक वाली ले रहा है, अगर कंज्यूमर को आयुर्वेदिक वाली टूथपेस्ट चाहिए तो वो आयुर्वेदिक वाली बनाएंगे। देन अगर हम बात करते हैं
ओलिगोपोली की। तो ओलिगोपोली क्या है कि इसमें बायर्स तो लार्ज होते बट सेलर्स 3 या 5 ही होते। प्रोडक्ट्स होमोजेनियस होते हैं हल्के से चेंज के साथ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होता है, तो स्टूडेंट्स देखते आ रहे हैं आप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर किसी का एम है। बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट होता है। कंज्यूमर्स आर प्राइस टेकर, कंज्यूमर की इसमें प्रेफरेंस नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑयल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री। तो जो भी ये मिडल ईस्ट के देश है, ये जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है। अब जो ये सेलर है इसमें कम है, हर जगह तो ऑयल नहीं है, सिर्फ इनके पास है, थोड़े से ही लोग हैं। देन बायर्स लार्ज है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बायर्स है। होमोजेनियस प्रोडक्ट विद स्लाइट चेंज। क्रूड ऑयल वैसे तो होमोजेनियस है, पर हल्का बहुत चेंज आ सकता है क्रूड ऑयल में। कोई क्रूड ऑयल 500 साल पुराना तो कोई क्रूड ऑयल 400 साल पुराना होगा। देन अगर हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो वो तो हम जानते हैं क्रूड ऑयल का, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता रहता है, इसलिए कंज्यूमर आर प्राइस टेकर। मतलब सेलर ने जो प्राइस सेट कर दिया, आपको उसी प्राइस पर लेना होगा। आप पेट्रोल में कोई बार्गेनिंग कोई वो नहीं कर सकते। बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट, इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है, इसलिए इसमें कोई भी एंटर या एग्जिट आसानी से नहीं कर सकता। देन हम बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली इज बेस्ट एग्जांपल इंडियन रेलवे, इसमें कोई शक नहीं है। ओनली वन सिंगल सेलर, सेलर सिर्फ एक है, सिर्फ इंडियन रेलवेज है, और कोई वो रेलवे की हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक अलग ही प्रोडक्ट है। रेलवेज एक अलग ही चीज है। रेलवेज कैन नॉट बी कंपेयर टू एयरवेज और वाटरवेज। मोनोपोलिस्ट कैन सेट एनी प्राइस, जो रेल अथॉरिटी प्राइस सेट करेगी हमें उस पर ही लेना होगा। नो एंट्री और एग्जिट, रेल ही है जो है, वो कहाँ से एंट्री एग्जिट होगी। देन कंज्यूमर्स हैव नो पावर, वही हमें उस पे ही लेना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं डुओपोली की। डुओपोली ओलिगोपोली की ही टाइप है, बस इसमें यह है कि और छोटी हो जाती है, इसमें सिर्फ 2 फर्म्स होती हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स विद स्लाइट चेंज, हाईली competitive pricing, barriers to entry और exit, consumers have no say। ये डुओपोली हो गई थी क्रिएट, जब वैसे ही बहुत कम सिचुएशंस में होती है, पर ये डुओपोली कोक और पेप्सी में 1990s के टाइम में क्रिएट हुई थी। तो स्टूडेंट्स तब क्या हुआ था ना, तब जो है कि ये होता था कि अगर कोक और पेप्सी, मतलब ये लोग ना अपने प्राइस बहुत कम करते जा रहे थे ताकि इनकी डिमांड बढ़े। जैसे पहले दोनों 20 की आती थी, फिर क्या हुआ, पेप्सी ने उसको 18 कर दिया, कोक ने भी 18 कर दिया, फिर वो 12 पर आ गए गिरते गिराते, कोक ने भी फिर 12 कर दिया। ऐसे करके बहुत ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग हुई। कंज्यूमर्स का इसमें कोई से तो नहीं है, पर कंज्यूमर्स का इस केस में फायदा जरूर हो गया। तब कंज्यूमर्स ने बहुत भर भर कर कोक पेप्सी की, बिकॉज वो बार बार कम होती जाती थी, बार बार कम होती जाती थी। लाइक 6 रुपए तक आ गई थी कंज्यूम ये कोक और पेप्सी। कैन यू इमेजिन कितने ज्यादा हाईली कंपेटिटिव मार्केट हो गई थी, और बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट भी थे तब। एकदम से अचानक से कोई न्यू प्लेयर आता तो उसको लोग नहीं कंसिडर करते। So that's it for this video। I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आप मेरे को डीएम कीजिए या फिर कमेंट्स में नीचे लिखिए। मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की प्रॉपर बिल्कुल कोशिश करूंगी। जो इसके नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम हैंडल पर अवेलेबल है, अभी से हैं, यू कैन चेक इट आउट देयर। और जो एमसीक्यूज हैं वो भी वही इंस्टाग्राम पेज पर ही अवेलेबल होंगे। प्लीज आप सिंसियरली प्रिपेयर करिए, एंड प्लीज लाइक, share as much as you can, and subscribe to my channel. Thank you so much.